हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था इसके पिछले पार्ट 1 में, और आज हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग देखे थे नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो मानव का जीवन दो भागों में बट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिक समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर काम करने लगी और घर गृहस्थी संभालने लगी। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी शुरू होती है। बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता गया और नारी का जीवन छोटा होता गया, जो कि हमने पहले पार्ट में देख रखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके प्यारे बच्चों, चलिए। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था। किन सहस्र का मतलब होता है हजार, वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह 500 वर्ष ही चलेगा। किंतु अब यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से यही कहा कि मैंने जो 5 सहस्र वर्ष धर्म चलाया था वो अब 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ओके प्यारे बच्चों, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा था, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लहना सिंह के बारे में, जो कि ऐसा लहना सिंह के जैसा सबको होना चाहिए। ओके, देखते हैं हम लोग। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो हमारा इसका आंसर है, उसने कहा था कहानी में लेखक लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। 12 वर्ष का लड़का जिसके हृदय में एक अनजान भावना जन्म लेती है। एक ही लड़की से बार बार एक ही प्रश्न, क्या तेरी कुड़माई, कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की धत कहकर चली जाती है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वह प्रेम निश्चल था, क्योंकि लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना फर्ज समझकर निभाया और अपनी जान की आहुति दे दी। देखिए प्यारे बच्चों, लहना सिंह जो है वो 12 वर्ष का लड़का और एक लड़की 8 वर्ष की लड़की से मिलता है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में लहना सिंह मिलता है। वो 12 वर्ष का लड़का, उस वक्त लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष होती है और लड़की की उम्र 8 वर्ष होती है। तो वह मिलता है और उस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचा लेता है। फिर लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर चली जाती है। ऐसा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार लहना सिंह लड़की से बार बार पूछता है। वो दोनों मार्केट में अक्सर मिल जाया करते थे। तो लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई यानी कि मंगनी हो गई? इस पर लड़की धत कहकर चली जाती थी। एक बार क्या होता है कि लड़का लड़की से फिर पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की कहती है गुस्से से, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। उसके बाद लड़का लहना सिंह जो है गुस्से से तिलमिला उठता है। उसके बाद फिर वह जैसे तैसे घर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लहना सिंह भारतीय की तरफ से अंग्रेज की ओर से लड़ाई लड़ने चला जाता है। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, और उनका जो मतलब सूबेदार रहता है, और वहाँ लहना सिंह के जो हेड होते हैं, जो मेजर होते हैं, वो रहते हैं सूबेदार हजारा सिंह। और हजारा सिंह की जो पत्नी रहती है बच्चों, हजारा सिंह की जो पत्नी रहती है सूबेदारनी, वही सूबेदारनी मिलती है 8 साल की लड़की, उस वक्त मिलती है अमृतसर में। फिर लहना सिंह उनसे मिलने जाता है सूबेदार के कहने पर, हजारा सिंह के कहने पर उनके घर जाता है। तभी सूबेदारनी कहती है, यानी कि वो 8 साल की लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है, वो कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार तुम मेरे पति और मेरे बच्चों की, मेरे बेटे की रक्षा करना। और इसी बात का वचन अपना फर्ज समझकर लहना सिंह उसे बचाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? ओके प्यारे बच्चों, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? यहाँ तक तो आपने देख लिया भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। हमारा 8वां प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी यानी कि कमेंट में बताना, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे?
तो इसका उत्तर है भ्रष्टाचार का मूल जड़ सरकारी नीतियाँ, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है। फिर बचा ही क्या है? युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भ्रष्टाचार ना पसरा हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाएं? कहाँ तक नहीं है उसकी जड़ें? गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलियान में, अस्पताल में और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जब उन्होंने 1974 को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जब भाषण दिया था, तब उस भाषण में युवा को शामिल होने से रोका जाता था, युवा को ट्रेन से उतार दिया जाता था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमें किसी से व्यक्तित्व झगड़ा नहीं है, हमें किसी से पर्सनल झगड़ा नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें तो सरकारी नीतियों से झगड़ा है। लेकिन फिर भी भाई इतनी भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है कि जयप्रकाश नारायण जी को भाषण देने से रोका जाता है और उन्हें अपने कार्य को करने से रोका जाता है। और अभी भी ऐसा हो रहा है प्यारे बच्चों, अभी भी ऐसा हो रहा है। जितने भी युवा हैं सब ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। आखिर क्यों नहीं मिल रही है? सब भ्रष्ट नेताओं की वजह से। वो अपने परिवार के लिए सीट बुक कर लेते हैं और जो भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका नौकरी नहीं मिल पाता है। इसलिए फॉर्म निकलता है 22,000 का, बच्चे भरते हैं, 22 लाख फॉर्म भर आता है। खैर छोड़िए, भ्रष्टाचार तो बहुत है कि नहीं। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका से लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में रहता है। बुजुर्गा क्लास मतलब पूंजीपति वाले लोग, बिजनेस वाले लोग, जिनके पास अथाह पैसा है, जो कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना सीट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। मतलब विधायक, मंत्री, नेता, अभिनेता जो भी हो, उनको अपना सीट खरीदने के लिए उन्हें करोड़ों करोड़ रुपये दिए जाते हैं। वोट का क्या, वोट तो आम जनता दे ही रही है, लेकिन जीत कहाँ रहा है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में रहता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करनी चाहिए। नारायण स्वतंत्रता के दीवाने थे। जयप्रकाश नारायण जी कहते थे हमें स्वतंत्र के दीवाने, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें देश स्वतंत्र चाहिए, गुलाम बिल्कुल नहीं चाहिए। वे आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। ओके प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? देखिए इसका आंसर देखते हैं। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होती है। ठीक है, खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। ऐसा करके पुरुष जाति अपना दुर्बलता को छिपाता है, साथ ही वह नारी को अपने से नीचे दिखाना चाहता है और खुद को श्रेष्ठ बुद्धिमान समझता है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि नारी के हृदय को ठेस पहुंचता है। नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है। समाज में नारी का भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा कहना गलत इसलिए हुआ क्योंकि आजकल जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी औरतें हैं, वो सब आगे बढ़ रही हैं लड़कों से ज़्यादा, और लड़के लोग जो हैं वो पीछे हो जा रहे हैं। जितने भी पुरुष हैं वो पीछे हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी पहले क्या होता था कि लड़की लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लड़की लोग को पढ़ने दिया जा रहा है, तो लड़की लोग भी आगे श्रेष्ठ हैं। उनको भी अपनी बुद्धिमानी साबित करने का मौका देना चाहिए और दिया जा रहा है। और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि लड़कियां लोग भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, और काफ़ी सारे हमारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि हमसे देख के पढ़ रहेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लाना की क्या प्रतिक्रिया हुई?
इसका उत्तर देखते हैं। यह बात सुनते ही लहना को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया, जिसने उससे अंधा कहा। ऐसा करते करते वह घर पहुंचा। देखिए, लहना सिंह जब लड़की से बार बार पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई यानी मंगनी हो गई, इस पर लड़की गुस्सा से कह देती है कि देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। घर वापस जाते समय एक लड़के को नाले में धकेल देता है, भाग ऐसे करके धकेल देता है। उसके बाद एक खोमचे वाले कहने का मतलब है कि ऐसा खोमचे वाला ऐसा होता है जो कि आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि एक बाँस की पतली पतली काट के उसको ऐसे खोमचे वाला बनाया जाता है। खोमचा टाइप बनाया जाता है कि ताकि ऐसे करके रख ले। उसके बाद उसके ऊपर ये गोलगप्पा या तो कुछ भी भुंजा जो भी हो वो बेचता है। तो उसी को कहते हैं खोमचे वाले। एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को ही पत्थर से मार देता है गुस्से में, और एक सब्जी वाले का दूध गिरा देता है, और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा जाता है। और वो औरत फिर लहना सिंह को कहती है अंधा। वो लहना सिंह को अंधा कहती है, जिसने ऐसे अंधा कहती है। ऐसे ऐसे करते वह घर पहुंचता है। ओके प्यारे बच्चों, अगला हमारा 12वां नंबर सवाल है, बिश्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती है। बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की पत्र की प्रतीक्षा है। बिश्नी कौन है, मानक की माँ है, सिपाही है वो। और मुन्नी कौन है, सिपाही का भाई है, बहन है। ठीक है, तो बिश्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई की पत्र की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह इसलिए देख रही है कि माना का चिट्ठी डाकिया लेकर आएगा, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था। किसने लिखा था, मानक ने लिखा था। उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था वह बर्मा की लड़ाई में गया है। ठीक है, वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ और बेटे को किसी अनहोनी की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय।